वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट इन नॉवेल। तो अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि जितना टारगेट मैंने आप सबको सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने का दिया था, क्या आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया है या फिर नहीं। बल्कि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसे जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे, जिसकी वजह से ही मैं ये वीडियो एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्वैलोड स्टार जो कि आप सबको पता है ऑलरेडी रुक चुकी है और काफी ज्यादा मेन इवेंट के होते हुए स्वैलोड स्टार के एपिसोड्स डिले हो चुके हैं। तो उसकी आगे की स्टोरी को जानने के लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड थे और उसी के साथ ही साथ मैं सोल लैंड और बैटल थ्रू द हेवंस के नॉवल को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया करता था, बट अभी के लिए आल्सो मैं इसमें स्वैलोड स्टार को भी ऐड करने वाला हूँ और कंटिन्यूअसली मैं इसके नॉवल को भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। और इस चैनल पर स्वैलोड स्टार, सोल लैंड और बैटल थ्रू द हेवंस के नॉवल को भी के लिए मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। आने वाले टाइम में अगर तो कोई और अच्छी सीरीज आ जाती है जिसे कि आप लोग देखना चाहो तो मैं आल्सो उससे भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और वहीं पर काफी ज्यादा लोग मुझे स्टार्ट से ही अभी तक ये कहते आए थे कि मुझे सोलो लेवलिंग की मांगा को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उसके लिए मैं भी आने वाले टाइम में मैं कोई एक्स्ट्रा चैनल क्रिएट कर लूं जो कि सब सिर्फ आपकी सपोर्ट से होने वाला है। और जिस दिन आप लोग इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर दोगे उसके बाद मैं सोलो लेवलिंग को पक्का आप सबके लिए एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चैनल की ओपनिंग वीडियो है जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी इन्फो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। आज के दिन हम लोग स्वैलोड स्टार के नॉवल को वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर स्वैलोड स्टार का एपिसोड कंप्लीट हुआ था, जहां पर लू फेंग अपने साथ बाकी के सारे प्रैक्टिशनर्स को लेकर टावर ऑफ वाइड की टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए चला जाता है ताकि वो इस टेक्निक का यूज करने के बाद इनर्मस पावर को हासिल कर पाए और उस इनर्मस पावर का ही यूज करते हुए अर्थ के लोगों की जान को बचा सके। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट इन नॉवल से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो जैसे ही लू फेंग अर्थ के बाकी के 5 वॉरियर्स के साथ टावर ऑफ वाइड के पास पहुंच जाता है तो वहां पर जाते ही सबसे पहले लू फेंग अपने सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स को यहां पर बुला लेता है, जिसे सामने देखते हुए लू फेंग के साथ गए 5 के इंसान काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का तो अच्छे से पता था कि होंग और थंडर गॉड को इन्हीं दोनों गार्ड्स ने सेव किया था, मगर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये रोबोट्स डिफेंसिव एबिलिटीज में इतने ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। क्योंकि होंग और ली शैन की जान बचाते हुए सिल्वर स्ट्रीम रोबोट्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस को शो किया था, जिसके साथ ही लू फेंग टावर ऑफ वाइड में जाने से पहले दोबारा से बाकी के 5 लोगों से कहता है तुम में से कोई भी अपने जेट को कमांड करते हुए यहाँ पर बुला लो, जिस पर सभी लोग शॉक होकर लू फेंग से उसकी रीजन पूछते हैं, जिसके साथ ही लू फेंग उन सब को क्लियर कट ये बता देता है कि जैसे ही मैं इस टेक्निक को परफॉर्म करूंगा उसके फौरन ही बाद तुम सब लोग मर जाओगे, जिसके बाद मैं तुम सब की बॉडीज को ऑटो जेट में रख दूंगा और वो ऑटो जेट तुम्हारी बॉडीज को यहाँ से लेकर चला जाएगा। और रही बात मेरी तो उसके बाद मैं इमीडिएटली स्वेल्विंग मॉन्स्टर के साथ अपनी फाइट स्टार्ट कर दूंगा। जो सुनते ही लू फेंग की सारी टीम उसकी बात पर एग्री हो जाती है और उसी के साथ इन सबको यहाँ पर आने से पहले ही इस बात का पता था कि ये सब ही इस फाइट का मेन हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लू फेंग के लिए पेट्रोल का काम करने वाले हैं और इनकी वजह से ही लू फेंग कुछ ही टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। जिसके बाद लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ अपनी फाइट को कंटिन्यू करेगा और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करेगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब के मरने के बाद लू फेंग जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है शायद से वो भी इस फाइट में मर जाए और लू फेंग की तो बॉडी तक भी ना मिले, क्योंकि इन सब के पास तो कमांड करने के लिए ऑटो जेट मौजूद है, मगर लू फेंग को भी के लिए अपनी सिचुएशन के बारे में भी नहीं पता कि आखिरकार इस फाइट के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। जिसके साथ ही एक ऑटो जेट लू फेंग और उसके सारे टीममेट्स के पास आ जाता है, जिसके साथ ही लू फेंग इन सब से सी बेड पर बैठने का कहता है। सी बेड ऐसी जगह है जो कि समुद्र के अंदर मौजूद नीचे जमीन होती है, जिसे कि आप लोग समुद्र की तह भी कह सकते हो। तो जैसे ही ये सब लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं उसी के साथ ही लू फेंग इन सब को अपनी आइज को क्लोज करने का कहता है और इन सब को दोबारा से ये बताता है तुम में से किसी को भी रेसिस्ट नहीं करना, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए, जिस पर सब लोग ही एग्री हो जाते हैं। मगर आंखें बंद करने से पहले मून हेडरिसन, एल्डर यी साइड, ट्रिपथी सिंह, कमांडर जीआई और एल्डर सोकोलोव सारे ही एक दूसरे की तरफ लास्ट टाइम के लिए देखते हैं। हालांकि इन सब के फेसेस पर स्माइल मौजूद होती है, क्योंकि फाइनली इन सब के लिए एक ऐसा इवेंट चल रहा था जहां पर इन्हें भी हीरो बनने का मौका मिला है और यही वो रियल हीरोज होने
वाले हैं, जिनकी वजह से ही ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाएगी। जिसके साथ जैसे ही ये सब लोग बैठ जाते हैं और टेक्निक परफॉर्म करने का टाइम आ जाता है, तो उसी के साथ ही लो फेंग इन सब से इस टेक्निक को बताते हुए स्टार्ट करता है। जिसके साथ जैसे ही लो फेंग भी अपनी आईज को क्लोज करता है और उसी के साथ ही अपने माइंड में एंटर करता है, तो यहाँ पर टोटल लो फेंग के कॉन्शियसनेस में 3 मिनी प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, जिनमें से सबसे सेंटर में मौजूद प्लैनेट काफी ज्यादा लाइट और काफी ज्यादा हीट को इमिट कर रहा होता है। और सेंटर वाला मिनी प्लैनेट ही वो मिनी प्लैनेट होता है जो कि लो फेंग के स्टार ट्रेवलर लेवल 1 पर आने के बाद क्रिएट हुआ था। जिसके बाद के 2 प्लैनेट्स तब के वक्त क्रिएट हुए थे जब के वक्त लो फेंग स्टार ट्रेवलर लेवल 2 और स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पर पहुंचा था, जहां पर लो फेंग के सबसे बड़े प्लैनेट की साइड्स पर बाकी के दोनों प्लैनेट इसी तरह से मूव कर रहे होते हैं जिस तरह से सन की साइड पर अर्थ मूव करती है। और सेंटर वाला प्लैनेट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट होता है और उसी के साथ ही साथ सारे प्लैनेट्स ही रेड कलर की फॉग को इमिट कर रहे होते हैं। और उसी के साथ ही ये फॉग लो फेंग के कॉन्शियसनेस में बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसे कि टावर ऑफ वाइड की टेक्निक कहा जाता है। तो हो सकता है सीरीज के हिसाब से कुछ लोगों को यहाँ पर क्या परफॉर्म होने वाला है उसे जानने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, जिसकी वजह से मैं सिंपल वर्ड्स में इसे पहले समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, लो फेंग के यूनिवर्स में एक सिलेक्टिव पावर लेवल को रीच करने के बाद किसी भी प्रैक्टिशनर के अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ही एक छोटा सा यूनिवर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आने वाले टाइम में भी लो फेंग पावरफुल बनता जाएगा, वैसे वैसे उसके कॉन्शियसनेस के अंदर भी प्लैनेट्स की तादाद और प्लैनेट्स के पावर लेवल और इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अभी के लिए लो फेंग जिस टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है, उस टेक्निक में लो फेंग के कॉन्शियसनेस के अंदर जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, वो सारे प्लैनेट्स अपने थ्रेड्स को लो फेंग के कॉन्शियसनेस से बाहर निकालकर बाकी के 500 के बैठे लोगों की साउल्स के साथ अटैच करेंगे और उन थ्रेड्स के जरिए उन सब की लाइफ एनर्जी या फिर साउल फोर्स लो फेंग के कॉन्शियसनेस में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लो फेंग की पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि उसके बाद लो फेंग का साउल पावर का रैंक इंक्रीज नहीं होने वाला, जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए लो फेंग स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पर मौजूद है। तो उसके बाद लो फेंग की पावर स्टार ट्रेवलर लेवल 4 पर तो नहीं जाएगी, मगर वहीं पर लो फेंग की साउल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसकी माइंड की पावर या फिर इसका कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सबको इस टेक्निक के परफॉर्म होने के बारे में पता चल चुका होगा। तो जैसे ही लो फेंग अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, उसी के साथ ही एक ब्लडी रेड कलर का टावर क्रिएट होता है, जिसमें के लो फेंग के कॉन्शियसनेस के तीनों प्लैनेट सेंटर हो जाते हैं और उसी के साथ ही उसमें से थ्रेड्स बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं, जो कि लो फेंग की बॉडी को लीव करते हुए बाकी के सारे 500 लोगों की बॉडीज के साथ अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही ये सारे थ्रेड्स उनकी बॉडीज के साथ अटैच होते हैं, तो उसी के साथ ही इन सब की साउल्स इमोलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं बाकी के वर्ल्ड के व्यू पर, जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही इन सब की साउल इमोलेशन स्टार्ट होती है, तो उसी के साथ ही इन सब की बॉडीज में से एक फॉर्मलेस वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी मौजूद होती है। और उसी के साथ ही साथ लो फेंग इस सारी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होता है और उस सारी एनर्जी को कंट्रोल करने का नाम ही 6 ब्लेड्स है। जिसके साथ ही लो फेंग इस एनर्जी को कंट्रोल करता हुआ दोबारा से अपने कॉन्शियसनेस में एंटर होता है, जहां पर टावर ऑफ वाइड मौजूद होता है। मगर वहीं पर बाकी के 500 प्रैक्टिशनर्स की लाइफ फोर्स डिक्रीज होती जा रही होती है और उसकी वजह से लो फेंग की लाइफ फोर्स काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही होती है। और मरते मरते भी सारे प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल पास कर रहे होते हैं। इनमें से कोई भी प्रैक्टिशनर जरा भी परेशान नहीं होता। जिसके साथ ही हम देखते हैं यूरोप पेरिस बेस और पूरी वर्ल्ड में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को, जिन सब पर इस सारी फाइट और इस टेक्निक के परफॉर्म होने के व्यू को ओपनली दिखाया जा रहा होता है। और इसी के साथ ही एंकर पर्सन इन सब से कहता है, हमारे 6 प्रैक्टिशनर्स जो कि फाइट करने के लिए गए हुए हैं, उन सब ने सी बेड पर जाने के बाद अपनी मूवमेंट करना स्टॉप कर दी है। सबसे सेंटर में लो फेंग मौजूद है, जिसकी लाइफ फोर्स इंक्रीज होती जा रही है और उसके साथ बैठा हुआ इंसान एल्डर ये साइट है। एल्डर ये साइड के साथ साथ एल्डर मू हेनरिसन, त्रिपाठी सिंह, कमांडर जीआई और एल्डर सोकोलोव की लाइफ फोर्स भी डिक्रीज से डिक्रीज होती जा रही है, जिस सब की वजह से लो फेंग की पावर बढ़ रही है। जिसके साथ जैसे ही टाइम गुजरता जाता है, तो कुछ ही देर के बाद बाकी के 500 प्रैक्टिशनर्स की लाइफ फोर्स स्क्रीन पर शो होना काफी ज्यादा ब्लर हो जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स बिल्कुल ही खत्म हो रही होती है और हर सेकंड के बाद ये कम से कम तर होती जा रही होती है और एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल ही वैनिश हो जाती है।
जो देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हालांकि पूरे वर्ल्ड के लोगों को इस बात का पता होता है कि लाइफ फोर्स के वैनिश होने का मतलब क्या है, जिसकी वजह से सब लोगों को इस बात की समझ आ जाती है कि पांचों के प्रैक्टिशनर्स डेड हो चुके हैं। जिसके साथ ही दोबारा से इन सबको एंकर पर्सन बताता है ये मो हेंडरसन का ऑटो जेट है, जो कि ऑलरेडी सी से बाहर आ चुका है। और मेरे सोर्सेज के थ्रू मुझे इस बात का पता चला है कि ऑटो जेट में टोटल 5 बॉडीज मौजूद हैं, जिनमें एल्डर मो हेंडरसन, एल्डर ये साइड, एल्डर त्रिपाठी सिंह, कमांडर जीआई और एल्डर सोकोलोव मौजूद हैं, जो कि हमारी अर्थ के हीरोज हैं, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपनी जान तक का सेक्रीफाइस कर दिया है। हमें हमेशा ही इनके नामों को जिंदा रखना होगा और हमेशा ही इन्हें याद रखना होगा और कभी भी ये बात भूलना नहीं होगी कि इन सब की वजह से ही अर्थ के लोगों को जीने का एक नया चांस मिला है। मगर उसी के साथ ही दोबारा से काफी ज्यादा शॉक होने के बाद एंकर पर्सन इन सबको ये बताता है लो फेंग ने स्वेल्विंग मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा नर्वस होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफी ज्यादा लोग इस बात को जानने के लिए क्रेजी होते हैं कि आखिरकार इसके बाद क्या होने वाला है। क्या इन्हें जिंदा रहने का कोई चांस मिलेगा या फिर होंग और लीशेन की तरह लो फेंग भी मारा जाएगा? क्या ये लोग कल का आने वाला सूरज देख पाएंगे या फिर इन सब को आज ही मरना होगा? इनके पास दोबारा से सूरज को देखने का कोई भी चांस मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही एंकर पर्सन इन सब को दोबारा से अपने लिए दुआ करने का कहता है और उन सब से ये कहता है हम सबको इसी बात की प्रे करना होगी कि लो फेंग हर हाल में उस मॉन्स्टर से जीत जाए। और इसी के साथ ही काउंटलेस इंसान लो फेंग की विक्ट्री के लिए प्रे करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही लो फेंग जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब जाना स्टार्ट हो जाता है तो उसी के साथ ही बबाता उसे डिस्टेंस की कमी बताती जा रही होती है, जहां पर लो फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से 800 मीटर्स तक दूर रहता है और कम होते होते ये फासला 600, 400 और 200 तक आ जाता है। जिसके साथ जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट और लो फेंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उसी के साथ ही लो फेंग टॉवर ऑफ वॉइड का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक कर देता है और उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर रोर भी करता है कि मैं आज के दिन तुम्हें यहाँ पर ही किल करने वाला हूँ। जिसके साथ ही लो फेंग के कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद टावर ऑफ वॉइड लो फेंग की इस रोर के बाद रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ ही लो फेंग के कॉन्शियसनेस में मौजूद तीनों के मिनी प्लेनेट्स फायर बॉल्स की शेप ले लेते हैं और उनमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सारी एनर्जी ही टावर ऑफ वॉइड में एंटर हो रही होती है और टावर ऑफ वॉइड गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक कर रहा होता है, जो कि अटैक के लिए अपनी नॉन स्टॉप रोटेशन का यूज कर रहा होता है। क्योंकि सबसे पहले तो टावर ऑफ वॉइड को भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के स्किल्स को तोड़ना होता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के डिफेंस को तोड़ने के बाद ही कोई भी उस पर अटैक कर सकता है या फिर उसकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। जिसके साथ ही बबाता कहती है इतने सालों का सारा हार्डवर्क ही जाया हो रहा है। मैं सिर्फ इसी बात की होप करती हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों हो जाए तुम होंग और लीशेन की तरह कम से कम जिंदा तो बच जाओ, चाहे तुम कितने भी ज्यादा सीरियसली इंश्योर क्यों ना हो जाओ, मगर एट दी एंड सिर्फ तुम कोमा की हालत में चले जाओ, क्योंकि उस तरीके से ही मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं तुम्हें मरने भी नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेयर ही कर सकती हूँ। जिसके साथ ही जैसे जैसे टावर ऑफ वर्ल्ड लू फेंग की एनर्जी को यूज कर रहा होता है तो उसी के साथ साथ लू फेंग की साउल पावर कम होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ही टावर ऑफ वाइड सारी एनर्जी को गैदर करने के बाद लू फेंग के हेवन फॉरबिड शटल की तरह एक कोन की फॉर्म ले लेता है और 200 मीटर्स के डिस्टेंस से काफी ज्यादा पावर के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ शॉट होता है, जिसे देखते ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी रोर करता है और वो इससे अपने आप को बचाने के लिए भी रेडी हो जाता है। और इस बात का पता भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को चल जाता है कि लू फेंग उसके साथ फाइट करने के लिए आया है, जिसके बाद ही रियल बैटल स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में मैं आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आप लोग इस चैनल पर करवा सकते हो करवा दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना ही ज्यादा नॉवल की वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।